पेशेंट फैटी लिवर लेकर घूम रहा है, बट एज सच पेशेंट को शुरुआती स्टेजेस में उसको कोई दिक्कत महसूस नहीं। यहाँ पे मैं जनरल पब्लिक की जानकारी के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहिए, जिसमें में एक स्टैंडर्ड ड्रिंक मानते हैं 45 ml, 90 ml से कम अगर वो पी रहा है उस अल्कोहल को हमने हटा दिया। तो ये नहीं है कि खाली सैटरडे संडे छुट्टी है तो उसी दिन चले गए, लेकिन ये है कि रेगुलर है। तो बिल्कुल जैसे आप जितना कैलोरी ले रहे हो उससे ज्यादा कैलोरी बढ़ती है। अगर फैटी लिवर डिजीज है भी घबराने की कोई जरूरत नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जसमीत जी, आपने अच्छा टॉपिक चुना है एनएफएलडी, बिकॉज आज हम फिजिशियंस के लिए या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के लिए एनएफएलडी एक चैलेंज के रूप में आया है। और इंटरेस्टिंग है, आपको जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि आज से कुछ सालों पहले तक लीवर की बीमारी का जो सबसे बड़ा कॉज माना जाता था वो माना जाता था अल्कोहल एब्यूज। जो लोग अल्कोहल एब्यूज करते थे उनमें लीवर की बीमारी, लीवर कैंसर देखा जाता था। सरप्राइजिंगली अब एनएफएलडी हैज रिप्लेस्ड लीवर एंड हैज बिकम द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ लीवर डिजीज। और क्रोनिक लीवर डिजीज या इवन लीवर कैंसर का जो कॉमनेस्ट कॉज है आज की तारीख में वो है एनएफएलडी। अल्कोहल एब्यूज दूसरे नंबर पे आ गई। तो ऑब्वियसली ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। की बात यह है कि इसके बारे में अभी भी लोगों की अवेयरनेस बहुत कम है, और आई होप कि हम लोगों के इस डिस्कशन से, इस बातचीत से लोगों को अवेयर करने का एक मौका मिले। एनएफएलडी का मतलब है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज नॉन अल्कोहलिक क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इस बीमारी को अल्कोहल इंटेक से डायरेक्टली कोई मतलब नहीं। ओके, ठीक है। ये बीमारी है जो आपके बैड लाइफस्टाइल की वजह से है। एक बैड लाइफस्टाइल को भी चाहूंगा थोड़ा सा। अगर आपका डाइट खराब है, अगर आपकी सेडेंटरी लाइफ है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आपका डाइटरी पैटर्न खराब है, आप बहुत मोटे हो, ओके, या इवन दोज पेशेंट जो डायबिटिक हैं या जिनको मोटापा है, ओबेसिटी बहुत कॉमन कॉज है। तो मोटे लोगों में, डायबिटिक पेशेंट्स में, या जिनको मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है। मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है मतलब जिसको जैसे उनके लिपिड्स खराब हैं, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है, या ब्लड प्रेशर है, या इवन जो मैंने बताया कि मोटे हैं, तो ऐसे लोगों में फैटी लिवर डिजीज बहुत कॉमन है। और ये नॉन अल्कोहलिक है क्योंकि इसको अल्कोहल इंटेक से डायरेक्ट कोई मतलब नहीं है। या कुछ ऐसी बीमारियां जो फैटी लिवर करने के लिए नोटोरियस हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, कुछ ड्रग्स, अल्टरनेटिव साइंस के कुछ ड्रग्स, या फिर हमारे एलोपैथ की भी कुछ दवाइयां हैं जो लिवर इंजुरीज कर सकती हैं। तो उन सारे फैक्टर्स का कोई रोल ना हो और उसके बाद अगर फैटी लिवर दिख रहा है उसको लोग नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं। नंबर 2 के कब बोलते हैं? जब आपके लीवर सेल्स में फैट की मात्रा 5% से ज्यादा हो। अगर आपके लीवर सेल्स में फैट परसेंट 5% से ज्यादा हो तो हम लोग इसको बोलते हैं फैटी लिवर डिजीज। ये फिर अलग अलग ग्रेड्स हो जाते हैं, कितना फैट हो तो उसको ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, लेकिन जनरली 5% से ज्यादा फैट अगर है आपके लीवर में स्टार्टिंग हो चुकी है, इसको फैटी लिवर। जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कुदरतन प्रोन है फैटी लिवर डिजीज, जैसे डायबिटिक। अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आपको मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है जिसमें मैंने बताया, आपको ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा है, तो ये समहाउ जिसको एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। तो ये सारे पेशेंट्स उस कैटेगरी में आते हैं जिनमें इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है। इसको बोलते हैं ओवरऑल मेटाबॉलिक डिसफंक्शन। तो इंसुलिन रेसिस्टेंस वाले पेशेंट्स में कुछ अपनी पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं लीवर में, जिसकी वजह से लीवर में लाइपोजेनेसिस, लीवर में फैट बनना शुरू हो जाता है। आपके बॉडी में अगर ट्राइग्लिसराइड्स ब्लड में ज्यादा है, ये ट्राइग्लिसराइड्स जाकर लीवर में जमा होना शुरू हो जाता है और ये कॉज होता है फैटी लिवर। देखिए आज की तारीख में अगर हम बात करें प्रिवेलेंस की, प्रिवेलेंस मतलब कि
पर्टिकुलर टाइम में क्या परसेंटेज है। तो आज की तारीख में करीब करीब आप रख लो 25 से 30% मतलब अगर आप 10 पेशेंट्स को देखोगे तो 10 में से 3 मरीजों को फैटी लिवर मिल जाएगा। इट्स अ गुड नंबर। 10 में से 3 मरीज को अगर फैटी लिवर मिल रहा है, अगर आप देखोगे फैटी लिवर की जो नेचुरल हिस्ट्री की बात करें तो नेचुरल हिस्ट्री का मतलब कि कोई बीमारी है वो कैसे आगे चलती है। हाँ, आप देखो जैसे फैटी लिवर डिजीज में देखा गया है कि आप अगर फैटी लिवर पेशेंट्स को देखते हैं तो उन फैटी लिवर के पेशेंट्स में 30% पेशेंट्स को, मतलब 10 अगर फैटी लिवर के मरीज हैं, उन 10 में से 30% मतलब 10 में से 3 मरीज जो हैं फैटी लिवर वाले, उनको NFLD के बाद का जो स्टेज है जिसको बोलते हैं NASH, नॉन एल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, मतलब फैटी लिवर से एक आगे का स्टेज जिसमें फैटी लिवर की वजह से उनके लिवर में इन्फ्लामेशन शुरू हो गई, उनके लिवर में इंजरी शुरू हो गई, टिश्यू और सेल्स जो है डैमेज होने लगे। ये फैटी लिवर के बाद, फैटी लिवर में ऐसा आपके लिवर को कोई इंजरी नहीं हुई। हाँ। लेकिन 10 में से 3 फैटी लिवर वाले मरीज हैं, उनको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनको NASH की शुरुआत हो सकती है। NASH की शुरुआत का मतलब कि उनके लिवर में इन्फ्लामेशन, उनके लिवर की इंजरी शुरू हो। उन 3 में से कितने परसेंट हो सकता है, कितने परसेंट? 10 में से 3। 10 में से 3। अब ये जो NASH वाले पेशेंट्स हैं, 10 में से 3 आए। हाँ। इन NASH वाले पेशेंट्स में जैसे अगर 10 NASH के पेशेंट्स हैं, उनमें 20% मतलब उनमें से 2 लोगों को, 10 NASH वाले मरीजों में से 2 को आगे चलकर लिवर सिरोसिस के चांसेस हो सकते हैं। मतलब अगर हम 10 NFLD की बात करें तो 10 NFLD में 3 को NASH हो सकता है, और ये जो NASH वाले मरीज हैं उनके परसेंटेज की बात करें तो उनमें 10 में 2 को सिरोसिस के चांसेस हैं। क्योंकि NFLD अपने आप में केवल ये बीमारी लीवर तक सीमित नहीं है। ये देखा गया कि जो NFLD वाले मरीज हैं उनको वो बाकी बीमारियों के लिए भी प्रोन हो जाते हैं। जैसे NFLD वाले मरीजों में हार्ट की बीमारियों का खतरा रहता है, क्रोनिक किडनी डिजीज का खतरा रहता है ना, और इसके अलावा लिवर कैंसर का खतरा होता है। तो NFLD का मतलब ये नहीं कि केवल आपको आपके लिवर को खतरा है, आपके बाकी ऑर्गन्स को भी खतरा हो सकता है, और ये इम्पोर्टेंट है। अब देखो जैसे जो बीमारियां एसिम्प्टोमेटिक होती है नेचर में, जैसे डायबिटीज को मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होता है, साइलेंट किलर भी आता है। तो वैसे ही NFLD की अगर हम लोग बात करें तो NFLD प्राइमरीली एसिम्प्टोमेटिक है। ओके, दैट इज द मेन चैलेंज। पेशेंट फैटी लिवर लेकर घूम रहा है, बट एज सच पेशेंट को शुरुआती स्टेजेस में उसको कोई दिक्कत महसूस नहीं होती, उसको एज सच कोई कंप्लेंट नहीं, कोई बिहेवियर चेंज नहीं। जब पेशेंट को सिम्टम्स बहुत से बहुत होगा, कुछ मरीज जैसे हम लोग को मिलते हैं कि उनको पेट में दाहिनी तरफ थोड़ा हेवीनेस, ड्रैगिंग सेंसेशन या भारीपन महसूस हो सकता है, थोड़ा सा जो जो लोग इजीली इग्नोर कर सकते हैं, अरे तो ऐसे कुछ नहीं। हाँ, बट जब NFLD आगे बढ़ जाता है, जब वो NASH या सिरोसिस के पहले वाले स्टेज में आ जाता है, तब आपको सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, जिसमें कि थकान महसूस होना, भूख कम हो जाना, उल्टी जैसा फील होना, या फिर एडवांस स्टेज में पैरों में सूजन आने लगी, आंखों में पीलापन आ जाएगा जब सिरोसिस शुरू हो जाता है। तो NFLD शुरुआती स्टेज में इट इज बेसिकली एसिम्प्टोमेटिक, और इसीलिए एज ए फिजिशियन हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट टास्क है कि हम लोग स्क्रीन करके फैटी लिवर वाले मरीजों को निकालें और फैटी लिवर वाले मरीजों को उचित डायरेक्शन, उचित गाइडेंस दें। बिकॉज वहाँ अगर आप मिस कर गए तो पता चला कि बाय द टाइम आपने डायग्नोज किया तब तक इट्स टू लेट। जो आपने सिम्टम्स जिस टाइम पे हेवीनेस या कुछ ऐसा भारीपन लग रहा है, तो आई होप कि उस टाइम पे पेशेंट को ओवर द काउंटर जाके मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ ओवर द काउंटर मेडिसिन डॉक्टर्स के पास, इवन आपके पास आके कहीं ना कहीं कंसल्ट जरूर करना चाहिए कि एक इशू नॉट नेसेसरली हैवीनेस। मैंने बताया NFLD वाले भी कुछ मरीज, कोई जरूरी नहीं, NFLD वाले ज्यादातर मरीज एसिम्प्टोमेटिक। यहाँ पे मैं जनरल पब्लिक की जानकारी के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहिए, वो ये है कि वो सारे पेशेंट्स जिनमें ओबेसिटी है, क्योंकि ओबीज लोगों में अगर आप ओबीज हैं, अगर आप बहुत मोटे हैं,
आप में 90% चांसेस हैं फैटी लिवर के। ओके, 90%। अगर आप डायबिटिक हैं, आप अप टू 70% डायबिटिक्स, मतलब 10 में से 7 डायबिटिक हैं जिनको फैटी लिवर हो सकता है। ओके, इवन यू आर ए प्री डायबिटिक, अगर आप प्री डायबिटिक भी हो तो भी आपको रिस्क है। अगर आपको मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है, मतलब आपको ब्लड प्रेशर है, आपका ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा है, आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो ये सारे पेशेंट्स, जनरली स्पीकिंग, सारे मोटे मरीज, ब्लड प्रेशर वाले मरीज, शुगर वाले मरीज, प्री डायबिटिक, जिनका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, इन सारे मरीजों को आपको सिम्टम्स के लिए वेट नहीं करना। आइडियली आपको फैटी लिवर के लिए इन पेशेंट्स को स्क्रीन जरूर करना है। स्क्रीन करके आपको देखना है कि इनमें से किनको फैटी लिवर है, उनमें रिस्क असेसमेंट करना है। रिस्क असेसमेंट मतलब कि आपको ये छांट करके निकालना पड़ेगा इसमें से कौन से मरीज को ज़्यादा खतरा है, वैसे मरीजों के लिए आगे टेस्ट हैं, और फिर उनको प्रॉपर आपको एक रास्ता दिखा करके एक प्रॉपर रास्ते से लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप यहाँ इस स्टेज में मिस कर गए, आप आगे बहुत इम्पोर्टेंट। आप जैसे देखो, फैटी लिवर के लिए जो नॉर्मली 2 मेथड्स हैं। पहला तो है कि जैसे मैंने जिन लोगों को हाईलाइट किया, इनका एक बहुत ही बेसिक सा टेस्ट, 800-1000 रुपए का टेस्ट है अल्ट्रासाउंड। ओके, आपने पेट का एक अल्ट्रासाउंड करा लिया। ओके, अल्ट्रासाउंड में आपने देखा कि फैटी लिवर है या नहीं। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आएगी, आपने देख लिया कि भाई फैटी लिवर है या नहीं। या फिर जब रूटीन टेस्ट आप करवाते हैं तो आपने, जैसे किसी का कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ, आपने बाकी टेस्ट देखे, लिवर फंक्शन में 2-3 एंजाइम्स हैं, एसजीओटी, एसजीपीटी, जीजीटीपी, ये आप देखते हो। अगर ये रेंज के बाहर है, नॉर्मली रेंज इनका 30 से 40 का होता है। ओके, अगर ये रेंज के बाहर है, 30 से 40 के ऊपर है, तो ये पेशेंट्स ये मार्क हो गए, इनको आपने मार्क कर लिया। अल्ट्रासाउंड में किसी को फैटी लिवर है, वो मार्क कर लिया है। कई बार पेशेंट आता है टेस्ट करा करके और उसका एसजीओटी, एसजीपीटी, जीजीटीपी कुछ बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, पहले अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। अल्ट्रासाउंड कराया, फैटी लिवर आ गया। ओके, अब यह है कि आपको दो चीजें मिल गई, फैटी लिवर है और अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर है और लिवर एंजाइम्स बढ़े हुए हैं। बिल्कुल। अब आइडियली आपको जो मैंने बताया कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज आप बोलते हो कि उनमें बाकी जो लिवर इंजरी करने वाले फैक्टर्स हैं उनको रूल आउट करना है। तो हिस्ट्री आप पूछ लेते हो कि भाई अल्कोहल वो लेता है या नहीं लेता है। अगर अल्कोहल नहीं लेता है तो बात ही खत्म। अगर अल्कोहल लेता है तो हम लोग ये देखते हैं कि जितना अल्कोहल वो ले रहा है वो अल्कोहल लिवर इंजरी कर सकता है, तो उसके लिए एक डिफाइंड वो है प्रोटोकॉल। ओके, कि नॉर्मली आपको अगर पेशेंट कहता है कि वो लेस देन 2 ड्रिंक्स स्टैंडर्ड ड्रिंक, ओके, वो जैसे विस्की, वो कहता है कि नहीं, विस्की में एक स्टैंडर्ड ड्रिंक मानते हैं 45 ml। ओके, तो 2 स्टैंडर्ड ड्रिंक मतलब 90 ml से कम अगर वो ले रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये कॉज नहीं कर रहा है। ओके, वाला को। ओके, हाँ, अगर वो मोर देन 3 स्टैंडर्ड ड्रिंक्स, तो 45 into 3, उससे ज्यादा रोज ले रहा है, तो फिर वो लिवर अल्कोहल की वजह से अराउंड 180 to 200 ml के आसपास अगर चला रही है, तो कहीं ना कहीं इंजरी को कर सकता है। तो हम लोग इसको समराइज के लिए ऐसे समझें कि 90 ml से कम अगर वो पी रहा है, उस अल्कोहल को हमने हटा दिया, ये लिवर इंजरी, ये फैटी लिवर नहीं है। या फिर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, ये कुछ बीमारियां हैं, इनके आपने कुछ टेस्ट, ये भी कोई बहुत महंगे टेस्ट। ओके, ये आपने टेस्ट करा के देख लिया, ये सारे टेस्ट निगेटिव हैं, अल्कोहल सिग्निफिकेंट नहीं है अब्यूज, तो हम लोग कहते हैं ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम लोग इस पेशेंट को, एक तो नॉन इन्वेसिव मेथड है। नॉन इन्वेसिव मेथड मतलब कि आपने ब्लड टेस्ट करा, ठीक है, जो ब्लड टेस्ट वो कराया है उसमें 2-3 तरह के बड़े ही सिंपल कैलकुलेशन है। जैसे एक बोलते हैं FIB-4 में हम लोग पेशेंट के 4 पैरामीटर, पेशेंट की एज, पेशेंट का प्लेटलेट काउंट, पेशेंट का एसजीओटी, पेशेंट का एसजीपीटी, ये आप रूटीन टेस्ट करा के आओगे, सबसे बेसिक टेस्ट, सीबीसी, एलएफटी, यही दूसरे काम करते हैं। हम कहीं ऑनलाइन भी कैलकुलेटर, बिल्कुल ऑनलाइन कैलकुलेटर मिल जाएगा। आप उसमें एज डालो, एसजीओटी डालो, एसजीपीटी डालो और प्लेटलेट काउंट, FIB-4 का रिजल्ट आ जाए। ओके, अब अगर FIB-4 का रिजल्ट आपका 1.35 आप रखें, उसके नीचे है तो आपको रिस्क नहीं। ओके, 1.35 to 2.67 तक है तो आप बॉर्डर लाइन,
और 2.67 से ऊपर है तो हाई चांसेस है रिस्क बढ़ गया। वैसे एक दूसरा कैलकुलेटर है जिसको बोलते हैं एपरी। एपरी में क्या है, SGOT प्लेटलेट, एस्पार्टेट प्लेटलेट रेशियो इंडेक्स। ओके, एपरी एस्पार्टेट प्लेटलेट रेशियो इंडेक्स। इसमें आप क्या करते हो, SGOT प्लेटलेट आप डालो, ये आपका रेशियो इंडेक्स है। ओके, ये अगर आपका 0.455 तक हम लोग नॉर्मल मानते हैं, इसके नीचे है तो ठीक है, 0.455 से लेकर 2 है तो बॉर्डर लाइन, 2 के ऊपर है तो हाई रिस्क। तो आप देखो पेशेंट के नॉर्मल ब्लड टेस्ट से 2-4 चीजें निकाल के आप सिंपल कैलकुलेशन करके पेशेंट का रिस्क डिफाइन कर सकते हो कि पेशेंट हाई रिस्क है या लो रिस्क है या सेफ। अगर पेशेंट हाई रिस्क है उसको आपको फिर हम लोग कराते हैं फाइब्रो स्कैन या लीवर इलास्टोग्राफी। फाइब्रो स्कैन और लीवर इलास्टोग्राफी से आपको 2 चीजें पता चल जाती हैं, उसका फैटी लिवर जो ऑलरेडी अल्ट्रासाउंड में हो चुका है, लेकिन जो फाइब्रो स्कैन कराते हैं उसमें वो ग्रेड बता देते हैं कि ग्रेड क्या है फैटी लिवर का, ऑल्दो अल्ट्रासाउंड में डिफाइन हो जाता है। लेकिन फाइब्रो स्कैन से जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो फाइब्रोसिस का ग्रेड पता चलता है। ओके, मींस जो फैटी लीवर का नेक्स्ट स्टेज है। ओके, फाइब्रोसिस। ओके, और फाइब्रोसिस का ग्रेड बता देता है। फाइब्रोसिस का मतलब है कि लिवर इंजरी हो रही है और लिवर स्कैरिंग हो रही है, लिवर टिश्यू डैमेज हो रहा है, और जब लिवर टिश्यू डैमेज होने लगता है वो स्टिफ होता जाता है, और जितना स्टिफ होगा लिवर के लिए उतना खराब, क्योंकि उसमें ब्लड फ्लो नहीं होगा, लिवर टिश्यू खराब होता है। तो फाइब्रो स्कैन से आपको लिवर की फाइब्रोसिस पता चल गई, और फाइब्रोसिस कितनी है, मान लो F0 F1 फाइब्रोसिस है, कोई रिस्क नहीं है। F2 में है तो मॉडरेट फाइब्रोसिस है, F3 F4 तो आगे चला गया, F4 F5 तो फिर फाइब्रोसिस इज रिवर्सिबल नॉट। ओके, फाइब्रोसिस इज द स्टेज जो प्रैक्टिकली इरिवर्सिबल है, ऑल्दो दवाइयाँ चलाते हैं, देखते हैं, थोड़ा बहुत दवाइयों का रोल है, लेकिन अगर पूरा लीवर आपका फाइब्रोज हो गया, F3 F4 की जो रेंज हम बात कर रहे हैं, पूरा लीवर ही जब फाइब्रोज, बट ये है कि उसको कहीं ना कहीं हम सिरोसिस से जाने से बचा सकते हैं। आपने अगर उसको NFLD NSH स्टेज में पकड़ लिया या F1 F2 फाइब्रोसिस स्टेज में पकड़ लिया, दिस इज द टाइम टू इंटरवीन, कि आपने इंटरवीन कर लिया, उसको मरीज को सब समझाया बताया और पेशेंट वापस। और अगर मिस कर गए, आपने ध्यान नहीं दिया, पेशेंट ने ध्यान नहीं दिया, तो भी तो हम लोग 45 साल 50 साल की उम्र में लोग सिरोसिस लेकर आ रहे हैं। आप इवेलुएट कर रहे हो, अभी भी मरीज को बहुत सिम्टम्स नहीं, बस पैरों में सूजन है, आपने इवेलुएट करना शुरू किया तो पता चला कि सिरोसिस है, और अनाउंसिंग ए डायग्नोसिस ऑफ सिरोसिस। पॉसिबल कि पैरों के सूजन से मैं थोड़ा सा इसको समझना चाहूँ कि पैरों के सूजन जो आपने मेटाबॉलिक एसोसिएटिव बोला उससे रिलेटेड आ गया। नॉट ऐसे, पैरों का सूजन देखिए, इन जनरल पैरों के सूजन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण। पैरों का सूजन ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, हार्ट की वजह से भी हो सकता है, लीवर की वजह से भी हो सकता है, एनीमिया की वजह से भी हो सकता है। लेकिन लोग अब लीवर के बारे में बात कर रहे हैं, तो लीवर डिजीज में जब लीवर डिजीज एडवांस हो जाती है तो उसमें भी पैरों में सूजन हो जाती है। तो पैरों में सूजन लेकर आया मरीज, आपने उसको इवैल्यूएट करना शुरू किया और फाइनली निकला कि तो सिरोसिस लीवर। दैट इज सैड, बिकॉज इसी मरीज को अगर 2 साल पहले वो अगर चला जाता डॉक्टर के पास, डॉक्टर डायग्नोज कर लेता सिरोसिस वाले स्टेज में। पेशेंट को मैंने जैसे बात करी, तो पेशेंट को समझाना, क्योंकि बहुत बड़ा वो हो जाता है कि डिसीज है और मैं अल्कोहल पीता भी नहीं, उसके बावजूद भी मेरे को डिसीज हो रही है, लीवर की डिसीज। सवाल आपका बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली इस तरह के सिचुएशन को हैंडल करने के पहले उन्हें लाइफर में कोई ऐसा मरीज आता है तो पहले तो मैं एक डीप ब्रीथिंग करके रिलैक्स करता हूँ। ओके, खुद को रिलैक्स करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम होता है कि अगला 10 मिनट मेरे लिए चैलेंजिंग होने वाला है, बिकॉज एग्जैक्टली जो आपने बात कही, एक ऐसा मरीज जिसने कभी अल्कोहल नहीं लिया और आप उसको बताने जा रहे हो कि आपका लीवर डैमेज है या डैमेज हो रहा है, तो उसको कन्विंस करने के लिए पहले तो आपको खुद को एक उस मोड में लाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, और आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है कि अब इस मरीज को मुझे अगला 10 मिनट 15 मिनट देना है समझाने में, वो आई थिंक काउंसलिंग करने। तो फिर उसको ये बातें बताई जाती हैं समराइज करके कि देखिए अब आज की तारीख में लीवर के लिए अल्कोहल से ऊपर आपकी बैड लाइफस्टाइल है या आपका डायबिटीज है। तो समझते हैं लोग, आप जब समझाओ, जब उनको अच्छे से समझाओगे, मुझे लगता है कि अगर डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर हो, अगर आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हो तो उसका फायदा मिलता है। यहाँ पे पेशेंट को भी अपने सारी जो कहीं ना कहीं हिडन रखते हैं अपनी बातों, वो भी डॉक्टर्स के साथ पूरी क्लियर करनी चाहिए। बिल्कुल, उसमें बहुत मरीज होते हैं, चेंजेस जो होते हैं
वो सारी चीजें शौक लगता है पेशेंट को, आप देखो शौक तो लगता है, लेकिन ये है कि फिर उसमें आपको मरीज को एक पॉजिटिव उसमें उसका हाथ पकड़ के पॉजिटिव उसमें लेके चलना है कि भाई ठीक है, पकड़ लिया, आपकी बीमारी पकड़ी गई, ये मैसेज कि आपकी बीमारी पकड़ी गई, अब हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं टुगेदर, मिलके, आधा आप करोगे आधा मैं करूँगा। बिल्कुल। तो मरीज को जब आप ये समझाते हो, उसको कहते हो और उसको आप कॉन्फिडेंस में लेते हो कि सबसे पहली चीज जो जो होप, पेशेंट में होपलेसनेस नहीं आने देना है, अब तो जी गड़बड़ हो गई, उसको आपको यही बताना है कि गड़बड़ हो जाती आप बच गए। उसके बाद फिर वहां से, क्योंकि पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, मरीज को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है कि पेशेंट मोटिवेट हो कि नहीं जी हम अभी भी ठीक हो सकते हैं। तो ठीक है, करना पड़ता है और पॉजिटिव नोट पे बात करने से फायदा होता है, और एक्चुअली देखा जाए तो फायदा एक्चुअली होता है अगर आप पॉजिटिव हो, अगर आप पॉजिटिवली काम करोगे। अगर आप, मैंने ऐसे ऐसे मरीज देखे हैं जिन्होंने 20-20 किलो 40-40 किलो वेट कम किया है अपना, और कहने पे समझाने पे ऑब्वियसली फायदा होता है, उनका फाइब्रोसिस रिवर्सल होता है, ओके, उनकी फाइब्रोसिस भी रिवर्ट करने लगती है, उनके लिवर एंजाइम्स रिवर्ट करने लगते हैं, उनके सारे पैरामीटर्स इंप्रूव करने लगते हैं। आपके सवाल के बिना ये हमारा डिस्कशन कंप्लीट नहीं हो, क्योंकि ये मैसेज देना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज तो कि एनएफएलडी है तो ट्रीटमेंट के लिए हम लोग सबसे पहला जो करते हैं, पॉइंट रखते हैं, हाईलाइट करते हैं, वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ओके, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जो मैंने आपको बताया कि एक्टिव लाइफ, आपको हम लोग बताते हैं कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे, रेगुलर एक्सरसाइज 150 टू 200 मिनट्स अ वीक, ओके, का रिकमेंडेशन, 30 मिनट्स अ डे, 30 टू 40 मिनट्स अ डे एटलीस्ट जरूरी 5 टाइम्स अ वीक। तो 150 से 200 मिनट हफ्ते में आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज आपका मिक्स हो, एरोबिक्स प्लस मसल स्ट्रेंथनिंग, मसल ट्रेनिंग, रेसिस्टेंस ट्रेनिंग, ओके, कि मसल्स को भी आपको स्ट्रेंथन करना है। तो भी ये नहीं है कि खाली सैटरडे संडे छुट्टी है तो उसी दिन ही चलेंगे, लेकिन ये है कि रेगुलर, बिल्कुल, मैंने बता दिया ना, हफ्ते में 5 दिन 30 से 40 मिनट का आपको एक्सरसाइज करना है, जिसमें कि एरोबिक्स हो, थोड़े रेसिस्टेंस ट्रेनिंग हो, थोड़ी स्ट्रेचेस, जो बॉडी को आप स्ट्रेच करते हो, वो सब का मिक्स हो तो अच्छा है। वेट रिडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो लोग जो भी ओवरवेट हैं, जो भी ओबीज हैं, उनको वेट रिडक्शन करने से डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है फैटी लिवर पे, बहुत फायदा आता है। तो वेट रिडक्शन के लिए भी ओबियसली डाइट और एक्सरसाइज। डाइट में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग सबसे पहले कहते हैं कि आप अपना कैलोरी रेस्ट्रिक्ट करो। कैलोरी रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब ये है कि जैसे कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी डेफिसिट, जैसे आप जितना कैलोरी ले रहे हो उससे ज्यादा कैलोरी बर्न करो, ओके, इसको कैलोरी डेफिसिट बोलते हैं कि कैलोरी बर्निंग माइनस कैलोरी इनटेक, वो कैलोरी डेफिसिट होता है कि आप अगर 1000 कैलोरी ले रहे हो तो आप 1500 कैलोरी बर्न करो, तो 500 कैलोरी डेफिसिट हो गई। एक यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करूंगा कि एक बिहार में एक ट्रायल हुआ, उस ट्रायल में लोगों ने तरह के बायोप्सी प्रूवन, बायोप्सी की बात हमने नहीं की थी, बायोप्सी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ डायग्नोसिंग लिवर डिजीज, ओके, एनएफएलडी या एनएसएच या सिरोसिस, लेकिन चूंकि बायोप्सी इनवेसिव टेक्निक है, तो ये रूटीन में रिकमेंड नहीं होता, रूटीन में पेशेंट्स को ना हम लोग बोलते हैं ना मरीज, ओके, फॉर सेलेक्टेड पेशेंट, ओके, वापस आते हैं। तो बायोप्सी प्रूवन एनएसएच वाले जो पेशेंट्स थे, उन पे कुछ पेशेंट्स को लेके एक ट्रायल किया गया और उनको देखा गया कि वो बॉडी, हम लोग वेट रिड्यूस के लिए बोलते हैं कि 7 से 10% आपको बॉडी वेट रिड्यूस करना है, ओके, अगर आप ओवर वेट हो तो बहुत हाई तौबा नहीं है कि आप एकदम ड्रास्टिकली, आप 3 महीने में 7 से 10% आप बॉडी वेट रिड्यूस करो, वही आपको हेल्प करेगा, ओके। तो ऐसे कुछ पेशेंट्स में ट्रायल करके देखा गया जो बायोप्सी प्रूवन पेशेंट्स थे, उनको 750 कैलोरी डेफिसिट डाइट दिया गया, मतलब कि वो 2000 किलो कैलोरी बर्न कर रहे हैं तो उनको 1250 किलो कैलोरी डाइट दिया गया। तो इसलिए जब आप कैलोरी डेफिसिट करोगे तो वेट कम होगा, उनका 10% के आसपास का वेट कम हुआ। उसमें देखा गया कि उनका जो ये तो हेपेटाइटिस का कंपोनेंट वो ऑलमोस्ट 90% और जो फाइब्रोसिस का कंपोनेंट वो ऑलमोस्ट 45% रिड्यूस फाइब्रोसिस का। तो बाय रिड्यूसिंग योर वेट यू कैन रिवर्स योर हेपेटाइटिस, यू कैन रिवर्स योर फाइब्रोसिस।
90% उसमें चेंज आ गया और फाइब्रोसिस 45% इम्प्रूव कर गया। तो वेट रिडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीडिंग एन एक्टिव लाइफ स्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाई प्रोटीन डाइट वेट रिडक्शन में भी हेल्प करता है और हाई प्रोटीन डाइट आपको ओवरऑल हेल्प करता है। थैंक यू जसमीत, आपको भी। व्यूअर्स को अगर मैं कुछ मैसेज देना चाहूँगा तो मेरी तरफ से 2 ही मैसेज हैं आज के इस डिस्कशन के बाद। पहला मैसेज तो ये है कि NFLD आज की तारीख में जैसा मैंने बताया इमर्जिंग कॉज है लिवर इंजरी का, लिवर डिजीज़ का, लिवर कैंसर का। और दूसरी बात कि इसकी अवेयरनेस अभी भी लोगों में नहीं है, इसकी अवेयरनेस बहुत कम है डिस्पाइट द फैक्ट कि ये इतना गंदा रूप ले रहा है और इतनी तेज़ी से लिवर डिजीज़ कर रहा है। दूसरा मैसेज ये है कि अगर फैटी लिवर डिजीज़ है भी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाय लीडिंग एन एक्टिव लाइफ विद द सपोर्ट ऑफ डॉक्टर एंड विथ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ योरसेल्फ, आप अपनी मदद करके, डॉक्टर की मदद ले करके आप बिल्कुल हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं। और दैट्स इट, मेरी तरफ से आप सबों को गुड लक। और जसमीत जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने हमारा पॉडकास्ट यहाँ तक देखा। वी होप यू लाइक इट एंड आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप अपने फीडबैक्स और सजेशन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऑल्सो आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड एस्टीम गेस्ट को हमारे पैनल पर देखना चाहते हैं तो हमें बताएं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट देम ऑन आवर शो एंड वी प्रॉमिस यू कि आप तक वर्ल्ड क्लास हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे। कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।